धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली। विविध भारती के कार्यक्रम सखी सहेली के इस मंच से दो सखियां इस समय मौजूद हैं यहाँ प्रसारण कक्ष में, और सभी सुनने वालों को, श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को शेफाली कपूर और चंचल वर्मा का नमस्कार। कैसी हैं चंचल, बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ, और जिस तरह से आप भाई प्रोग्राम की शुरुआत करती हैं और बताती हैं, लोगों में सस्पेंस बना देती है कि दो सखियां मौजूद हैं। अब सोचने वाले सोचते रहे कि कौन सी दो सखियां होंगी। जो पहले से फेसबुक से जुड़े होते हैं उन्हें पता होता है कि आज कौन दो सखियां आने वाली हैं। यहाँ तक कि उन्हें तो ये भी पता होता है कि किन विषयों पर चर्चा होने वाली है। सच बात है, और सारे प्रोग्राम्स वो लोग अपडेट देखते रहते हैं उसमें, और बहुत अच्छा लगता है। और खासकर चंचल, इस मंच पर आकर जब हम अपने साथियों से जुड़ते हैं, सखियों से जुड़ते हैं, उनके दिल की बातें जानते हैं कमेंट्स के जरिए, तो बहुत अच्छा लगता है। और यकीन मानिए बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बिल्कुल। और कुछ जो ऐसे श्रोता हैं जो नियमित रूप से रेडियो लगातार सुनते ही रहते हैं और हर प्रोग्राम पर अपनी कोई ना कोई प्रतिक्रिया वो देते रहते हैं, तो जानकर अच्छा लगता है कि आज भी जो लोकप्रियता है या इस मंच से लगाव है लोगों का, वो बना हुआ है। बिल्कुल। और श्रोताओं के कारण ही हमारे हर कार्यक्रमों की जो खूबसूरती है उसमें चार चांद लग जाते हैं। वैसे आप आज पिटारे में क्या लाई हैं, बता तो दीजिए। तो चलिए बताते हैं। आज एक खास दिन है क्योंकि है 2 फरवरी और विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे देखिए, जब फरवरी का महीना शुरू होता है ना, तो जो यंग जनरेशन है, यानी कि जो बढ़ रही है, उनके लिए मोहब्बत का महीना होता है। लेकिन फिर भी जो खास दिन हम मनाते हैं, बता दें कि 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है विश्व आर्द्र दिवस। और जब हम इसकी बात करेंगे तो इस बारे में बात करेंगे कि जो हम खाना जब पकाते हैं घरों में, तो आजकल सिर्फ गृहिणियां नहीं पकाती, बहुत सारे बच्चों को शुरू से हम कुकिंग की ट्रेनिंग देते हैं अपने घर में, और देनी भी चाहिए। हाँ, तो बहुत सारे जो होटल्स में हम जाते हैं तो शेफ होते हैं वहाँ खाना बनाने के, जो मर्द ही होते हैं। तो खाना जब आप पका रहे हैं तो उसके पोषक तत्व नष्ट ना हो जाएं, इसे आप किस तरह से करेंगे? यानी कि पोषक तत्वों को बचाना है खाने में, सिर्फ खाने को स्वादिष्ट नहीं बनाना होता है, उसके पोषक तत्व बरकरार रहें। इसके लिए आप कुकिंग कैसे करते हैं, इसके टिप्स हम तक जरूर पहुंचाएं, या आप खाना बनाते समय किन किन चीजों में सावधानियां बरतते हैं, उसके बारे में हमसे अपनी बातें साझा करें। बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि हम बच्चों को शुरुआती दौर से ही खाना पकाना या कुकिंग सिखाते हैं। बहुत ज़रूरी, क्योंकि बच्चे बाहर भी जाते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए जाते हैं, कहीं हॉस्टल में रहना पड़ता है, कभी अकेले कमरा लेके रहना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि हम इस विषय में भी हमारी सखियाँ और सखा ज़रूर बताएं। और जब बात पकाने की चल रही है तो भाई महाराष्ट्र में कुछ खास तरह के व्यंजन पकाए जाते हैं। तो सोमवार के दिन जब हम रेसिपीज की बात करते हैं तो आज होंगी महाराष्ट्र में जो व्यंजन बनते हैं उनके बारे में। तो बहुत सारे जो कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, जो प्रचलित व्यंजन है उनके बारे में आ रहे हैं। तो अभी ये जो फरवरी का महीना है, इसमें हम महाराष्ट्र के व्यंजनों को ही शामिल करने वाले हैं। इसमें आप सभी तरह के महाराष्ट्र में बनने वाली जो रेसिपीज हैं, कुछ स्नैक्स भी होते हैं, कुछ बहुत चर्चित जो रेसिपीज हैं उनके बारे में आप बताइए। कुछ तो ऐसे भी होते हैं ना जो लुप्त से हो गए हैं, जो लुप्त हो रही है, किसी को जानकारी नहीं है उनके बारे में।
ऐसी रेसिपी की तो हमें जरूर आवश्यकता है। ऐसे व्यंजन जो लुप्त हो रहे हैं और अभी भी कुछ कुछ हिस्सों में कुछ महिलाएं जिन्हें पकाती हैं और उसी पारंपरिक ढंग से वो उन्हें बना रही हैं, तो वो व्यंजन की रेसिपी, उसकी पूरी विधि, उसकी सामग्री आप जरूर हम तक लेकर भेजिए। तो देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सी खास रेसिपीज आने वाली हैं। बिल्कुल। और इस समय हमारे जो सुनने वाले हैं सखियां और सखा सोच रहे होंगे कि भाई गाना कब प्ले होगा। तो गाने से पहले एक चीज और बता दें कि एक सेगमेंट हम और शुरू कर रहे हैं जो है कथा सुधा, यानी कि कहानियां पहले भी श्रोताओं ने सुनी हैं और अब फिर से हर सोमवार वो कहानी सुना करेंगे कथा सुधा के अंतर्गत। आज कौन सी कहानी है इसके बारे में थोड़ा सा सस्पेंस बना देते हैं। ठीक है, तो पहले गाना सुन लेते हैं, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, तब धीरे धीरे सस्पेंस खुलेगा जी। चंचल जी, ये गाना बहुत ही स्वीट सा गाना है और कम सुनने को मिलता है ना, लेकिन जब सुनने को मिलता है तो बस मन करता है गाना चलता ही रहे। और बहुत मिठास से भरा एक गीत था, बहुत प्यारा गाना था। अब क्या इरादा है आपका? आज हम बात करेंगे विश्व आद्र दिवस के बारे में, क्योंकि आज 2 फरवरी का दिन है और हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारे कमेंट्स इस पर लिखकर भेजे हैं। और हर साल ये दिन हम मनाते हैं ताकि जो नमी वाली जो जमीन है उसका संरक्षण किस तरह से हो और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है और इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके, इसलिए ये दिन मनाते हैं हम। बिल्कुल। और इसी से जुड़े बहुत सारे कमेंट्स दिख रहे हैं, हमारे साथियों ने भेजे हुए हैं। और हर साल 2 फरवरी को चंचल जी जो विश्व आर्द्र दिवस है, आर्द्र भूमि के संरक्षण और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इससे जुड़ी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक बढ़ाता है ये दिन, जैसा कि आपने बताया। और साल 2022 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता मिली। ये जल सुरक्षा, जलवायु, लचीलापन और मानव कल्याण में आर्द्र भूमि की जो भूमिका है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है खास तौर से जी। और इसे जब हम मनाते हैं तो हर साल इसकी एक खास थीम भी होती है। तो 2026 जो साल है इसके लिए जो इसकी थीम है ये है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना। और ये जो विषय है ये हमारे इकोसिस्टम को बचाने में हमारी भूमिका और पीढ़ियों से उनके संरक्षण में योगदान देने वाली जो भी प्रणालियां हैं, जो प्रचलित प्रणालियां हैं, उनके बारे में ऐतिहासिक संबंधों को बताने का प्रयास करता है। यानी ये हमें सदियों पुरानी जो प्रथाएं चली आ रही है ना कि किस तरह से हम जो जमीन की नमी है उसे बचाएं, उसके बारे में बताता है। नहीं, और बहुत जरूरी रहता है, जैसे कि ये विशेष दिवस होते हैं, ये हमें जागरूक करते हैं चंचल कि हमें इसे अपनी विरासत को बचा कर रखना है। अब देखिए ना, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हर साल 2 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव जीवन और पृथ्वी के लिए आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स जो भी हैं, नमी वाली जो भी जमीनें हैं, उसके महत्व को और उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आर्द्र भूमियां जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, जल शुद्धिकरण और कार्बन भंडारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बहुत सारे पक्षियों, उभयचरों और कई जीवों को आवास भी प्रदान करती हैं। दुनिया भर में आर्द्र भूमि वनों की तुलना में तेजी से नष्ट हो रही है और प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित शहरीकरण और ये सभी चीजें जो है इसके लिए खतरा बनती जा रही हैं। बिल्कुल, इन्होंने जैसे लिखा है कि जैव विविधता को बनाए रखने और बाढ़ नियंत्रण वगैरह के लिए बहुत सही बात इन्होंने लिखी है और बहुत जरूरी है कि हमें इसकी नमी को बरकरार रखना है ताकि ये सारी चीजें बची रहें। और जल चक्र के लिए आर्द्र भूमि जो है वो एक बहुत जरूरी प्राकृतिक आधारभूत संरचना है। आर्द्र भूमि 12.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है, जो पृथ्वी की भूमि सतह का लगभग 6% है। आर्द्र भूमि बाढ़, तूफान जैसी और कई अन्य घटनाओं के प्रभाव को कम करके जल संबंधी जोखिमों को कम करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हमारे श्रोता बड़ी अच्छी बात लिखकर बता रहे हैं कि हर साल एक विशेष थीम के साथ इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और थीम हम बता ही चुके हैं कि इस साल क्या थीम रखी गई है। तो इन्होंने लिखा है कि वर्तमान प्रयासों का मुख्य लक्ष्य इन क्षेत्रों को केवल बचाना नहीं, बल्कि जो भूमि खराब हो चुकी है उन आर्द्र भूमियों को भी पुनर्जीवित किस तरह से किया जाना है, कैसे उसको रीस्टोर करना है, इस तरफ भी ध्यान खींचा जा रहा है। और भारत में इस समय 80 से अधिक रामसर स्थल हैं, जिनमें चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन जैसे कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं जो शामिल हैं। बहुत जरूरी है इन सारी चीजों पर ध्यान देना और आने वाली जो पीढ़ी है
उसको इस बारे में जागरूक करना। और जल क्षेत्र की दृष्टि से हमारा जो इकोसिस्टम है उसके लिए ये ताज़े पानी के भंडारण के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा गाद युक्त मिट्टी और भरी पूरी वनस्पति के संयोजन के कारण ये प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करते हुए प्रदूषकों, कीट विनाशकों और जो औद्योगिक अपशिष्टों जो हैं उनको रोकते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता में सुधार होता है, हमें साफ जल मिलता है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये दिन मनाया जा रहा है ताकि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के लिए वो जो है उसे पृथ्वी के फेफड़ों और किडनी कहे जाने वाले वेटलैंड्स के लिए संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता हो। और 2 फरवरी 1971 के दिन ईरान में रामसर शहर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स वो क्षेत्र हैं जहां जल ही पर्यावरण और उनसे जुड़े जीवन को नियंत्रित करने वाला एक मुख्य कारक होता है, जैसे दलदल, नदियां, झीलें, धान के खेत, मछलियों वाले तालाब और बांध। और सही बात है, ये जो जगह है ये खत्म हो रही है जहाँ शहरीकरण हो रहा है। जहाँ भी दलदल हुआ करता था वहाँ मिट्टी और कंक्रीट से भराव करके वहाँ आज बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। और जमीन के नीचे से जब पानी निकाल लिया जाता है तो जो वेटलैंड्स जो है यानी कि जो नमीगत भूमि है वो नष्ट हो रही है। और ये ना सिर्फ प्रकृति और पर्यावरण के लिए नुकसान है, हमारी सेहत को भी नुकसान दे रहा है। क्योंकि एक गहराई तक जो पानी निकाला जाता है उसमें पौष्टिक तत्व, मिनरल्स हमें मिलते हैं, लेकिन जब और गर्त में हम जाते हैं और गहराई में हम जाते हैं तो कुछ रासायनिक तत्व उस पानी में मिल जाते हैं जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसे हमारे साथी ने भी लिखा है कि आर्द्रता हवा में गैसीय जल सामग्री के लिए शब्द है। वायुमंडल में गैसीय जल की जो मात्रा को आर्द्रता के रूप में जाना जाता है, जो पानी की अधिक मात्रा होने पर बदल सकती है। उदाहरण के लिए जब बारिश होने वाली होती है तो हवा में बहुत अधिक जल वाष्प होता है। तो हमारे साथी बराबर इन सब बातों को लेकर जागरूक रहते हैं निश्चित रूप से, और रहना भी चाहिए चंचल। और बात जब इसी की चल रही है तो आर्द्र भूमि और मानव कल्याण के बीच देखा जाए तो बहुत ही एक स्ट्रांग और गहरा संबंध है। ये इकोसिस्टम विश्व भर में लाखों लोगों के लिए ताज़े पानी, भोजन और आजीविका का स्रोत है। 1 अरब से अधिक लोग प्रोटीन के प्राथमिक स्रोत के रूप में आर्द्र भूमि से प्राप्त मछलियों पर निर्भर हैं, और कई समुदाय मछली पकड़ने, कृषि या प्राकृतिक संसाधनों के दोहन जैसी इन वातावरणों से जुड़ी गतिविधियों पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। बिल्कुल, जहाँ थोड़े दलदल वाले स्थान होते हैं वहां से मछली पकड़ने में उनको आसानी होती है। लेकिन जब यही नष्ट हो जाएगा तो ये भूमि को नष्ट होने के साथ साथ हम उन लोगों के जिंदगी के साथ भी कई बार खिलवाड़ करते हैं। उनकी आजीविका का साधन रहता है ना, तो बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस चर्चा को जरूर बढ़ाएंगे आगे, लेकिन एक भाई चंचल, आपने फरवरी माह का जिक्र किया था तो मौसम ने थोड़ी बहुत करवट तो ली है ना? हाँ, और पता है मैं कल ही किसी का कमेंट पढ़ रही थी कि उन्होंने वो दिल्ली में रहने वाली हैं हमारी एक सखी, कि जब उन्हें लगा कि ठंड थोड़ी कम हो रही है तो उन्होंने अक्सर जो स्वेटर वगैरह थे वो धोकर और फोल्ड करके रख दिए। 1-2 स्वेटर ही बाहर निकाल के रखे कि भाई ठंड अगर हुई तो ये पहन लिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने रखे और अगले ही दिन ठंड इतनी तेज हो गई कि उन्हें लगा जैसे ठंड को भी मालूम हो गया कि भाई स्वेटर उठाकर रख दिए गए हैं। और ये अक्सर होता है। ठंड 1 या 2 बार लौट कर जरूर से वापस आती है, अपना जलवा फिर से दिखाती है। जब हम लोग कहते हैं ना ये तो जाती ठंड है, लेकिन बाद में वो इतनी तेजी से आती है 1-2 दिन के लिए कि वो चलो फिर से सारे संदूक खोलो और सब चीजें निकाल लो। इन्होंने सिर्फ स्वेटर रखे थे, कई लोग रजाई, कंबल उनको भी बिल्कुल पैक करके रख दिए जाते हैं, तब ठंड लौट कर आती है। ऐसा बहुत वैसे उनको रखने के लिए, सहेजने के लिए भी धूप दिखाकर आराम से रखना चाहिए, उसमें नैप्थलीन बॉल्स वगैरह डाल के। इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कभी, फिलहाल हम अपने विषय पर लौटाते हैं। हम बात कर रहे थे आर्द्र भूमि के बारे में। तो आर्द्र भूमि को नुकसान पहुंचाने से क्या होता है कि जल चक्र को नियंत्रित करने की उनकी जो क्षमता होती है ना वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जल की गुणवत्ता बिगड़ जाती है। और भूमि जल निकासी के परिणाम स्वरूप 1970 से आर्द्र भूमि औसतन 0.52% प्रतिवर्ष की दर से नष्ट हो रही है।
इसका जल सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है और आर्द्र भूमि का क्षरण जल जो है चक्र वो नियंत्रित करने की उनकी क्षमता को कम करता है, जल की गुणवत्ता को खराब करता है और बाढ़ और सूखे जैसी चरम घटनाओं के प्रति समुदायों की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। ये जल पर निर्भर आजीविका को भी खतरे में डालता है। शेफाली जी, हम अक्सर देखते हैं कि बरसात के मौसम जब आता है तो जो प्राकृतिक रूप से बारिश का मौसम है उस समय बारिश कम होती है या बहुत देर से शुरू होती है। जून जुलाई में जब बारिश को होना चाहिए तो वो अगस्त में शुरू होती है और सितंबर तक बारिश कम होते होते अक्टूबर में आके खत्म हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जुलाई में शुरू हुई और वो नवंबर तक बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। ठंड में ठंड कभी बहुत ज्यादा कम हो रही है। जो मौसम के परिवर्तन बहुत बदल रहे हैं क्योंकि कुदरत के साथ जब खिलवाड़ किया जाता है तो कुदरत भी अपना विकराल रूप लेकर आती है। एकदम से बाढ़ आ जाना, सूखा हो जाना, इस तरह की भी जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं और हम आपदाएं आती हैं। बिल्कुल, और हम इंसानों के साथ साथ जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और पशु हैं, सबको एक तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, आर्द्र भूमि को हम नष्ट करेंगे, वनों को काटेंगे, इस तरह की प्राकृतिक चीजों से हम खिलवाड़ करेंगे तो कुदरत भी अपना असर हमको दिखाई। और जैसे कि बात हुई कि जल का जो स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है, तो निश्चित रूप से साफ जल के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को हम अगर संजो कर रखेंगे तो निश्चित रूप से वो जो परंपरा है वो चलती चली आएगी। हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि जहाँ जहाँ कोहरा, हवा में आर्द्रता की मात्रा अधिक है, वहाँ कई भयावह दुर्घटनाएं सुनाई देती हैं। हम सभी को सोचना चाहिए कि ये एक पर्यावरणीय प्रक्रिया है जो हमारे संचार माध्यमों से निकले धुएं, कारखानों और चिमनियों से निकले धुएं, हवा में पानी की भाप का अधिक होना, पेड़ पौधों, जंगलों, वनों की, पेड़ों की कटाई, हमारे द्वारा पानी का दुरुपयोग, ईंट भट्टों से निकलता धुआं, ये सभी इस कोहरे के कारण हो सकते हैं और ये एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा भी बनता जा रहा है। तो इसकी तरफ हम सभी की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए ही ऐसे दिन मनाए जाते हैं ताकि हम इन चीजों को समझे कि हमें कहीं तो आकर रुकना होगा। दिन विशेष इसीलिए होते हैं। और आर्द्र भूमि का जो नुकसान है वो न केवल एक पर्यावरणीय समस्या है बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक समस्या भी है, क्योंकि आर्थिक समस्या से मतलब इससे बहुत सारे लोगों की आजीविका जुड़ी होती है, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन और जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव के संदर्भ में पानी तक पहुंच, मानव कल्याण और सामुदायिक लचीलेपन को प्रभावित करता है। शुरुआत से ही मनुष्य आर्द्र भूमि के साथ उसके अस्तित्व में रहे हैं। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो पानी में, गहरे पानी में रहते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं ना जो दलदल वाली जगहों पर रहते हैं। उन जीवों के लिए भी एक समस्या बन जाता है। तो हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि ओडिशा में केंद्रपाड़ा जिला में भीतरकनिका आर्द्र भूमि है जहां कछुआ परिजन के लिए ये बहुत जानी जाती है। गंजाम ब्रह्मपुर में है। चिल्का झील है, यहाँ झींगा, बाले फिश का चाष किया जाता है। चिल्का एकमात्र झील है जहाँ मीठा पानी होता है। चिल्का झील का जिक्र एक पहले भी हमारे कमेंट में आ चुका है। हाँ, और उसका पानी वो मीठा होता है। बहुत ज़रूरी है और इसीलिए दिन विशेष मनाए जाते हैं कि हम उसके बारे में लोगों को जागरूक कर सकें और स्वयं भी उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां ले सकें। और इस समय एक गाना है वो भी प्ले कर सकें क्या? कठपुतली फिल्म का ये गाना हम लोगों ने सुना और आज तो मीठे मीठे गानों की बहार लगी हुई है चंचल। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र के कुछ मीठे व्यंजन जैसे कि पूरन पोली है जो कि बहुत प्रचलित व्यंजन है, बहुत प्रचलित है। इसकी रेसिपी हमारी सखी हमें लिखकर भेजे। फिलहाल हम पोषक तत्वों की अगर बात करें कि किसी भी खाने को अगर बनाना है तो पोषक तत्व किस तरह बचाने चाहिए, इसके बारे में श्रोताओं ने जो राय लिखकर भेजी है अपनी, एक श्रोता का कहना है कि पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए जो टिप्स हैं वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि काटने के बाद धोने से पानी में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बड़े टुकड़े काटें सब्जियों के, उसको छोटे टुकड़े में ना काट कर बड़े टुकड़ों में काटना चाहिए और वो सीधे गर्मी के संपर्क में आएंगे तो पोषक तत्व जो है वो नहीं बहेंगे। इनका छिलका भी हमें पतला उतारना है क्योंकि इन छिलकों में भी कई बार पोषक तत्व होते हैं, तो इसीलिए इन्हें पतला उतारना चाहिए। और पकाने के लिए इनका कहना है कि उबालने की बजाय भाप या ग्रिल करके इनको पकाया जाए, क्योंकि जब हम पानी उबालते हैं तो उसमें पानी जो हम फेंक देते हैं उसमें पोषक तत्व चले जाते हैं, तो इसलिए भाप देकर इसको पकाएं या फिर ग्रिल कर लीजिए। कम पानी में खाना पकाएं और ढक कर पकाएं ताकि भाप से जो पोषण है वो उसमें बना रहे। और सब्जी
अगर आपने कोई उबाली है तो उसका सूप में प्रयोग कर सकते हैं, या किसी सब्जी की ग्रेवी बनाने में उसको काम में आप ले सकते हैं। तो वो पोषक तत्व जो है वो नष्ट नहीं होंगे, आपके किसी अन्य भोजन में आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सी सब्जियां हैं और जिनको हम जो है काटने से पहले हम धोएं तो वो ज्यादा उसके पोषक तत्व रहते हैं। और कुछ और चर्चाएं करेंगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा छोटा सा था, पलक झपकी और पूरा हो गया। और पता है, जब हम बहुत सारी बातें किसी को समझाना चाहते हैं, चाहे वो हम कोई दिवस मना रहे हैं या खाद्य में पोषक तत्व कैसे बने रहें, कुछ किस्से कहानियों के जरिए हम बताते हैं ना कि भाई इस तरह से भी चीजें हो सकती हैं, तो बहुत आसानी से और जल्दी हमें समझ में आती है। कहानी सुनना रोचक भी लगता है हमें। बिल्कुल लगता है। और वैसे ये जो टॉपिक है आपका खाद्य पदार्थ वाला, इसको तो हम कहानी के रूप में नहीं बता सकते हैं, लेकिन कहानी जरूर सुनवा सकते हैं। तो आज कौन सी कहानी आप बताइए। आज की कहानी है आत्मसंगीत। तो सुना जाए सखियों और सखाओं के साथ। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कम सुनी कहानी आत्मसंगीत। आत्मसंगीत क्या है? सब कुछ न्योछावर कर देना क्या है? इस असार संसार को छोड़कर उस परम तत्व में विलीन होने के लिए आत्मा की तड़प क्या है? इस भवसागर को पार करने के लिए सब कुछ त्यागना क्या होता है? क्या होता है जब एक बड़े देश की रानी भक्ति में लीन हो जाती है? क्या है आत्मसंगीत? क्या है सुख? इन्हीं सब के इर्द गिर्द घूमती प्रेमचंद की कहानी आत्मसंगीत प्रस्तुत है आपके लिए। आधी रात थी, नदी का किनारा था, आकाश के तारे स्थिर थे और नदी में उनका प्रतिबिंब लहरों के साथ चंचल एक स्वर्गीय संगीत की मनोहर और जीवनदायिनी प्राण पोषिणी गुरु दीक्षा ली थी। दिन भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में सो रही थी। अकस्मात उसकी आंखें खुली और ये मनोहर ध्वनियां कानों में पहुंची। वो व्याकुल हो गई जैसे दीपक को देखकर पतंगा। वो अधीर हो उठी जैसे खांड की गंध पाकर चींटी। वो उठी और द्वारपालों और चौकीदारों की दृष्टि बचाती हुई महल से बाहर निकल आई, जैसे वेदनापूर्ण क्रंदन सुनकर आंखों से आंसू निकल आते हैं। सरिता तट पर कटीली झाड़ियां थी, ऊंचे कगारे थे, भयानक जंतु थे और उनकी डरावनी आवाजें। शव थे, उनसे भी अधिक भयंकर उनकी कल्पना। मनोरमा कोमलता और सुकुमारता की मूर्ति थी, परंतु उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खींचे लिए जाता था। उसे आपदाओं का ध्यान न था। वो घंटों चलती रही, यहाँ तक कि मार्ग में नदी ने उसका गतिरोध किया। मनोरमा ने विवश होकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। किनारे पर एक नौका दिखाई दी। वो व्याकुल हो गई जैसे दीपक को देखकर पतंगा। वो अधीर हो उठी जैसे खांड की गंध पाकर चींटी। वो उठी
और द्वारपालों और चौकीदारों की दृष्टि बचाती हुई महल से बाहर निकल आई, जैसे वेदनापूर्ण क्रंदन सुनकर आंखों से आंसू निकल आते हैं। सरिता तट पर कंटीली झाड़ियां थी, ऊंचे कगारे थे, भयानक जंतु थे और उनकी डरावनी आवाजें। शव थे, उनसे भी अधिक भयंकर उनकी कल्पना। मनोरमा कोमलता और सुकुमारता की मूर्ति थी, परंतु उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खींचे लिए जाता था। उसे आपदाओं का ध्यान न था। वो घंटों चलती रही, यहाँ तक कि मार्ग में नदी ने उसका गतिरोध किया। मनोरमा ने विवश होकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। किनारे पर एक नौका दिखाई दी। निकट जाकर बोली, माझी, माझी, मैं उस पार जाऊंगी। इस मनोहर राग ने मुझे व्याकुल कर दिया है। अरे, रात को नाव नहीं खोल सकता। माझी, हवा तेज है और लहरें डरावनी, जान का जोखिम है। मैं रानी मनोरमा हूँ। नाव खोल दे, मुंह मांगी मजदूरी दूंगी तुझे। रानी? तब तो नाव किसी तरह नहीं खोल सकता। रानियों का इसमें निबाह नहीं। क्यों भला? चौधरी, तेरे पांव पड़ती हूँ, शीघ्र नाव खोल दे। मेरे प्राण खिंचे चले जाते हैं। क्या इनाम मिलेगा? जो तू मांगे। आप ही कह दें। अब मैं गंवार क्या जानूं कि रानियों से क्या चीज मांगनी चाहिए। कहीं कोई ऐसी चीज न मांग बैठूं जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। मेरा ये हार अत्यंत मूल्यवान है। मैं इसे खेवे में देती हूँ। मनोरमा ने गले से हार निकाला। उसकी चमक से मांझी का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। वो कठोर और काला मुख, जिस पर झुर्रियां पड़ी थी। अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो संगीत की ध्वनि और निकट आ गई हो। कदाचित कोई पूर्ण ज्ञानी पुरुष आत्मानंद के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ उस निस्तब्ध निशा को संगीत पूर्ण कर रहा है। मुग्ध कर राग था। उसने अधीर होकर कहा, आह, कितना मनोमुग्ध करने वाला राग है। माझी, अब देर न कर, नाव खोल। मैं एक क्षण भी धीरज नहीं रख सकती। मैं इस हार को लेकर। मनोरमा ने गले से हार निकाला। उसकी चमक से मांझी का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। वो कठोर और काला मुख, जिस पर झुर्रियां पड़ी थी। अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो संगीत की ध्वनि और निकट आ गई हो। कदाचित कोई पूर्ण ज्ञानी पुरुष आत्मानंद के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ उस निस्तब्ध निशा को संगनो मुग्ध कर राग था। उसने अधीर होकर कहा, आह, कितना मनोमुग्ध करने वाला राग है। माझी, अब देर न कर, नाव खोल। मैं एक क्षण भी धीरज नहीं रख सकती। मैं इस हार को लेकर क्या करूंगा? अरे, ये सच्चे मोती हैं। ये और भी विपत्ति है। लो, माझिन गले में पहनकर पड़ोसियों को दिखाएगी, वो सब डाह से जलेंगी, उसे गालियां देंगी। कोई चोर देखेगा तो उसकी छाती पर सांप लौटेगा। मेरी सुनसान झोपड़ी पर दिन दहाड़े डाका पड़ जाएगा। लोग चोरी का अपराध लगाएंगे। नहीं, मुझे ये हार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? तो जो कुछ तू मांग वही दूंगी। चल, लेकिन देर न कर। मुझे अब धैर्य नहीं है, प्रतीक्षा करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। इस राग की एक एक तान मेरी आत्मा को तड़पा देती है। इससे भी अच्छी कोई चीज दीजिए। अरे निर्दयी, तू
मुझे बातों में लगाए रखना चाहता है। अरे मैं जो देती हूँ वो लेता नहीं, स्वयं कुछ मांगता नहीं। तुझे क्या मालूम मेरे हृदय के इस समय क्या दशा हो रही है। मैं इस आत्मिक पदार्थ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हूँ माझी। मां। हाँ, और क्या दीजिएगा? माझी, मेरे पास इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है, लेकिन हाँ, तू अभी नाव खोल दे तो प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुझे अपना महल दे दूंगी, जिसे देखने के लिए कदाचित तू भी कभी गया होगा। विशुद्ध श्वेत पत्थर से बना है, भारत में इसकी तुलना नहीं है। महल? उस महल में रहकर मुझे क्या आनंद मिलेगा? क्यों? उल्टे मेरे भाई बंधु शत्रु हो जाएंगे। इस नौका पर अंधेरी रात में भी मुझे भय नहीं लगता। आंधी चलती रहती है और मैं इस पर पड़ा रहता हूँ, किंतु वो महल तो दिन में ही फाड़ खाएगा मुझे। मेरे घर के आदमी तो उसके एक कोने में समा जाएंगे। और आदमी कहाँ से लाऊंगा? मेरे नौकर चाकर कहाँ हैं? इतना माल असबाब कहाँ है? उसकी सफाई और मरम्मत कहाँ से कराऊंगा? उसकी फुलवारियां सूख जाएंगी, उसकी क्यारियों में गीदड़ बोलेंगे और अटारियों पर कबूतर और अबाबीलें घोंसले बनाएंगी। क्या करूंगा उस महल का? मनोरमा अचानक तन्मय अवस्था में उछल पड़ी। उसे प्रतीत हुआ कि संगीत निकटतर आ गया है। उसकी सुंदरता और आनंद अधिक प्रखर हो गया था, जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक अधिक प्रकाशवान हो जाता है। पहले चित्ताकर्षक था तो अब आवेशजनक हो गया था। मनोरमा ने व्याकुल होकर कहा, तो फिर माझी अपने मुंह से क्यों कुछ नहीं मांगता? कितना विरागजनक राग है ये, कितना विह्वल करने वाला। मैं अब तनिक धीरज नहीं धर सकती। हाँ, पानी उतार में जाने के लिए जितना व्याकुल होता है, श्वास हवा के लिए जितनी विकल होती है और गंध उड़ जाने के लिए जितनी व्याकुल होती है, मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी व्याकुल हूँ। उस संगीत में कोयल की सी मस्ती है, पपीहे की सी वेदना है, श्यामा की सी विह्वलता है। इसमें झरनों का सा जोर है और आंधी का सा बल। इसमें वो सब कुछ है जिससे विवेकाग्नि प्रज्वलित होती, जिससे आत्मा समाहित होती है और अंतःकरण पवित्र होता है। माझी, अब एक क्षण का भी विलंब मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा है। माझी, शीघ्र नौका खोल। जिस सुमन की ये सुगंध है और जिस दीपक की ये दीप्ति है, उस तक मुझे पहुंचा दे। मैं देख नहीं सकती इस संगीत का रचयिता कहीं निकट ही बैठा हुआ है, बहुत निकट बैठा है। माझी, आपका महल मेरे काम का नहीं है, मेरी झोपड़ी उससे कहीं सुहावनी है। हाय, तो अब तुझे क्या दूं? ये संगीत नहीं है, ये एक सुविशाल क्षेत्र की पवित्रता है। ये समस्त सुमन समूह का सौरभ है, समस्त मधुरताओं की माधुरी, समस्त अवस्थाओं का सार है। नौका खोल। मैं जब तक जीऊंगी तेरी सेवा करूंगी माझी, तेरे लिए पानी भरूंगी, तेरी झोपड़ी बुहारूंगी। हाँ, मैं तेरे मार्ग के कंकड़ चुनूंगी, तेरे झोपड़े को फूलों से सजाऊंगी, तेरी माझिन के पैर मलूंगी। प्यारे माझी, यदि मेरे पास 100 जाने होती तो मैं इस संगीत के लिए अर्पण करती। ईश्वर के लिए मुझे निराश न कर। मेरे धैर्य का अंतिम बिंदु शुष्क हो चला है। अब इस चाह में दाह है। अब ये सिर तेरे चरणों में है माझी, तेरे चरणों में है बस। ये कहते कहते मनोरमा एक विक्षिप्त सी अवस्था में मांझी के निकट जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो संगीत आत्मा पर किसी प्रज्वलित प्रदीप की तरह ज्योति बरसाता हुआ उसकी ओर आ रहा है।
रोमांच हो आया। वो मस्त होकर झूमने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ कि वो हवा में उड़ी जाती है। उसे अपने पार्श्व देश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते थे। उस पर एक आत्मविस्मित सा भावावेश छा गया और अब वही मस्ताना संगीत, वही मनोहर राग उसके मुंह से निकलने लगा। देख रही थी कि हमारा जो हम बातचीत कर रहे थे कथा से पहले, क्यों ना उसी बात को आगे बढ़ाएं कि खाद्य पदार्थों में किस तरह से पोषक तत्वों को बचाया जा सकता है। और ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है कि भाई छिलके पतले उतारने हैं, बार बार खाने को गर्म नहीं करना है, भाप में पकाना है। तो उन सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छी टिप्स उन्होंने हमें ये लिखकर भेजी हैं। और ये भी कई श्रोताओं ने लिखकर भेजा है कि छोटे टुकड़ों में काटकर हमें सब्जियों को पकाना है और ओवर कुकिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि उससे क्या होता है ना, सब्जियों को तब तक न पकाएं आप जब तक वे एकदम गल ना जाएं। हल्का सा उसमें क्रंच होना चाहिए, कुरकुरापन होना चाहिए। और जैसा कि बर्तनों का चुनाव के बारे में भी हमारे साथियों ने कहा है कि लोहे की कढ़ाई में खाना पकाने से भोजन में आयरन की मात्रा प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि ढककर पकाएं खाने को हमेशा, ताकि भाप के साथ साथ पोषक तत्व बाहर न निकलें और खाना जल्दी पक सके। ये भी सुझाव हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है कि फल और सब्जियों को ठंडी, सूखी और सीधी धूप वाली जगह से दूर रखें। कटी हुई सब्जियों और फलों को वायुरोधी यानी एयर टाइट डब्बे में रखिए। पके हुए भोजन को बार बार गर्म करने से बचिए, क्योंकि इसमें विटामिन और स्वाद दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। भोजन को जितना ताज़ा बनाकर जल्दी से जल्दी खाया जाएगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। और पकाने का तरीका ये तय करता है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि खाने में कितने पोषक तत्व बचेंगे। स्टीमिंग सबसे बेहतर है। वैसे भी स्टीमिंग जो है वो चंचल, वो काफ़ी अच्छी रहती है जी। और सब्जियों को उबालने के बजाय आप भाप में पकाएं, जैसा कि हमारे पहले भी साथी ने कहा है। और ओवर कुकिंग से बचना चाहिए। बर्तनों का चुनाव अच्छे से करें ताकि जो है सारी चीज़ें आपको उसमें पोषक तत्व दे सकें। एक ये भी सुझाव हमें दिया गया कि अगर आप सलाद खाते हैं तो बहुत सारी सब्जियों के हम छिलके जब निकाल देते हैं तो खीरा, सेब, लौकी जैसे जो छिलके वाली सब्जियां और फल हैं, इनमें फाइबर, मिनरल्स भरपूर होते हैं। तो इन छिलकों के समेत ही इनको खाना चाहिए और ताज़ा खाना खाएं। खाना बनाने के बाद, पकाने के बाद 2 घंटे के भीतर उसको खा लीजिए और गर्म करने से, ताकि उसके जो मिनरल्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो नहीं खत्म होंगे। नींबू, टमाटर, ये विटामिन सी वाले जो पदार्थ हैं, इन्हें बार बार नहीं पकाना चाहिए। ये भी सलाह दी है। और एक सलाह ये भी आई है कि हम सब्जियों को काट तो लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिनका छिलका हमें फ़ायदा करता है, उनके छिलकों को हम बर्बाद कर देते हैं। पहले उनके छिलकों को हम नई सब्जियों या फलों में नहीं खा सकते, लेकिन उनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और जैसे कि कुछ छिलके होते हैं उन्हें फेस पर लगाने के, आप आलू को ले लीजिए, आप खीरे को ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप फेस पैक के रूप में भी कर सकते हैं। और जो खीरा होता है, खीरे के जो छिलके हैं, एक तो पहले बात तो उसको हम छिलके समेत भी खा सकते हैं और काटें भी तो बहुत पतला काटें, क्योंकि उसके अंदर छिलकों में ही उसमें पोषक तत्व रहते हैं। और एक सलाह हमारे साथी ने ये भी दी है कि तेल जिसमें कई बार हम चीज़ों को तलते हैं तो उस तेल का दोबारा इस्तेमाल करने से बचे। बार बार गर्म किया गया तेल ना केवल अपना पोषण खो देता है, बल्कि शरीर के लिए भी वो जो ट्रांस फैट है उसमें वो बहुत हानिकारक होता है हमारे सेहत के लिए। अच्छा, और आपने पूरन पोली की रेसिपी मंगवाई थी शायद, लीजिए। और हमारे एक साथी ने, अब वो सखी हैं कौन है, उन्होंने एक हमें रेसिपी भेजी है पूरन पोली की। मैं फटाफट बताती हूँ कि चने की दाल 250 ग्राम, जिसे आप रात में पानी में भिगो दें। प्रातः पानी निकालकर थोड़ा सा पानी डालकर कुकर में 1 सीटी देकर निकालें। फिर कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर उसमें चने की दाल को मैश करके डालें। साथ ही गुड़ बारीक करके डालें। इलायची में नहीं खा सकते, लेकिन उनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और जैसे कि कुछ छिलके होते हैं उन्हें फेस पर लगाने के, आप आलू को ले लीजिए, आप खीरे को ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप फेस पैक के रूप में भी कर सकते हैं। और जो खीरा होता है, खीरे के जो छिलके हैं, एक तो पहले बात तो उसको हम छिलके समेत भी खा सकते हैं और काटें भी तो बहुत पतला काटें, क्योंकि उसके अंदर छिलकों में ही उसमें पोषक तत्व रहते हैं। और एक सलाह हमारे साथी ने ये भी दी है कि
तेल जिसमें कई बार हम चीजों को तलते हैं, तो उस तेल का दोबारा इस्तेमाल करने से बचे। बार बार गर्म किया गया तेल ना केवल अपना पोषण खो देता है, बल्कि शरीर के लिए भी वो जो ट्रांस फैट है उसमें वो बहुत हानिकारक होता है हमारे सेहत के लिए। अच्छा, और आपने पूरन पोली की रेसिपी मंगवाई थी शायद, लीजिए। हाँ। और हमारे एक साथी ने, अब वो सखी हैं कौन है, उन्होंने एक हमें रेसिपी भेजी है पूरन पोली की। मैं फटाफट बताती हूँ कि चने की दाल 250 ग्राम, जिसे आप रात में पानी में भिगो दें। प्रातः पानी निकालकर थोड़ा सा पानी डालकर कुकर में 1 सीटी देकर निकालें। फिर कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर उसमें चने की दाल को मैश करके डालें। साथ ही गुड़ बारीक करके डालें। इलायची और दालचीनी डालकर अच्छी तरह हिलाकर भरावन बनाएं, मतलब स्टफिंग बनाएं। जी। और फिर आटे की लोई में इस मिश्रण को थोड़ा सा भरकर देसी घी में सेंक लें। तैयार है पूरन पोली। इसके मिश्रण को एक साथ ज्यादा बनाकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब खाना हो आटे या मैदे का आटा लगाकर उसमें भरकर जब चाहे खाइए और खिलाइए। कुछ अन्य जो रेसिपीज महाराष्ट्र में बनाई जाती हैं और जो बहुत प्रचलित भी हैं, उनके नाम भी हमारे साथियों ने लिखकर भेजे हैं, जैसे कि पिठला भाकरी, वरण भात, झुणका, साबूदाना खिचड़ी, भरली बांगड़ी, कोथिंबीर वड़ी, उसळ, पोहा, आमटी, ये कुछ पारंपरिक व्यंजन हैं। तो हम उम्मीद करते हैं सिर्फ इनके नाम लिखने की बजाय हमारे साथी इन्हें बनाया किस तरह जाता है उसकी रेसिपीज भी लिखकर भेजेंगे। और कुछ जो मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं, श्रीखंड है, आम्रखंड है, बासुंदी है। हाँ, तो इनकी रेसिपीज भी आमंत्रित हम कर रहे हैं कि आप इनकी भी इनकी भी रेसिपी लेकर भेजिए। और हमारी एक सखी लिखती हैं कि हम लोग एक महाराष्ट्रियन परिवार में शादी में गए हुए थे। वहां हमने देखा कि महाराष्ट्रियन भाई बहन बड़े शौक से कुछ चीजें बनाना सीख रहे थे। हमने भी सीखा और हमने वो खाई तो बड़ी स्वादिष्ट लगी, और ये कढ़ी थी। अच्छा। हमने बनाने की कोशिश तो की, लेकिन वैसी हमसे नहीं बनती जैसी उन लोगों ने बनाई थी। ये बात तो है भाई। देखिए, जहाँ का जिस स्टेट का होता है वहाँ का स्वाद ही अलग होता है। और जो पारंपरिक तरीके से वो लोग बनाते हैं, तो अगर हम लाख कोशिश कर लें, देखिए किसी भी त्योहार पर जो प्रसाद बनता है उसको हम वर्ष में जितने भी बार बनाने की कोशिश करेंगे वो स्वाद नहीं आता है जो खास उस त्योहार पे आता है। और कुछ स्नैक्स जो यहाँ बहुत प्रचलित हैं वो है कांदा भजिया, वड़ा पाव और कोथिंबीर वड़ी। चिवड़ा बहुत यहाँ फेमस है। तो उसल है, मिसल है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारी सखियाँ निश्चित रूप से, सखा भी हैं जो निश्चित रूप से अगर आप लोग इसमें जुड़े हैं कुकिंग में तो ज़रूर बताइए, ताकि इससे हम लोगों को भी और भी सखियों सखाओं को जानकारी मिल सके और वो भी महाराष्ट्रियन व्यंजन बनाकर उसका आनंद ले सकें। और यहाँ आनंद लीजिए अब इस गाने का। गाना बन गया आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और जैसा कि हम लोग जिक्र कर रहे थे पोषक तत्वों का, तो इतनी सारी जो बातें हुई हमारे सखुओं ने और सखाओं ने और सखियों ने जो राय भेजी हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें उसमें आराम मिलेगा और सारी जो पोषक तत्व हैं वो हम तक पहुंच जाएंगे। और अब इजाजत ले ली जाए। और हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका घर आंगन हमेशा खुशियों से महकता रहे। अब दीजिए इजाजत आप सभी को। शिफाली कपूर और चंचल वर्मा का नमस्कार।